वो सब कहानी आपको सब हो चुका है, बाकी ये कहानी ऑफिस से बात कर लीजिएगा, लेकिन जितना भी हो फुलफिलमेंट करके आना है। चलिए बच्चे लोग, आप चैप्टर नंबर 7 जो है इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं आज, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 का हाँ यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप लोग मेरे साथ साथ आंसर मिलाना चालू कीजिए, कॉपी निकालिए सब लोग, पहला का दूसरा का लिखना का चालू कीजिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखिए, कोई पूछता है प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण वक्र पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होगा, क्या पूछ रहा है बुआ। हाँ, मतलब कह रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन वन कंप्लीट साइकिल कितना होगा। तो आप बताइए, एसी ऐसे चलता है तो एक बार प्लस एक बार, तो आई की कुल वैल्यू क्या होगी, 0, चूंकि एगो प्लस है वो क्या है माइनस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। दूसरा देखिए, कहता है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कहा किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती में विद्युत वाहक बल का महत्तम मान ई नॉट है, ठीक है। और वर्ग मध्य मूल मान क्या होगा, तो पता है ई आर एम एस बराबर क्या होता है, ई नॉट बट्टा √2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बुआ, बी। कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर देखिएगा, अगर पीक वैल्यू, पीक मतलब सबसे महत्तम शिखर मान को आई मैक्स कहते हैं, तो आरएमएस का मान क्या होगा, यही वाला, तो बट्टा √2 वाला कौन है, ये है, सेम, ठीक। नेक्स्ट कहता है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करेंट, तो इंस्टेंटेनियस में ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्षणिक मान, ठीक है। सीधा सीधा था। वर्चुअल को ही आरएमएस कहते हैं, आभासी को भी आरएमएस कहते हैं, समझ लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आप पकड़ा जाइएगा। आरएमएस किसको बोलते हैं, आभासी को, वर्चुअल को। तो आप बताइए वर्चुअल वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, आरएमएस का मान कितना होगा, तो पीक वैल्यू बट्टा √2, शिखर मान बट्टा √2, इसको अति कर लीजिए। फिर यहाँ से पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और मूल मध्य वर्ग का मान कितना होगा, मतलब रेशियो निकालना है पीक वैल्यू का और आरएमएस का। तो पीक को आई नॉट बोलते हैं, बोलिए, और आरएमएस, तो आई आरएमएस का वैल्यू क्या होता है, आई नॉट से आई नॉट, और √2 ऊपर चल जाएगा, भाग के भाग में है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये सब पूछा हुआ है, ठीक है। छठा का लिख लीजिए, 7वां, एवरेज पावर एसी का क्या होता है, यानी हमसे पूछ रहा है एसी परिपथ का औसत शक्ति, तो औसत शक्ति का मान यहाँ क्या होगा, ई भी कॉस, याद आया क्या हुआ है, नहीं समझा पूरा, हाँ सेम ही है, सेम ही है ना, गड़बड़ा गया है, लिख लीजिए, लिख लिए, एसी परिपथ की औसत शक्ति, एवरेज वैल्यू ई भी, ठीक है। क्या हुआ, डॉट लिखा हुआ है, अच्छा ये डॉट कर दे तो एक ही रहेगा, हम लोगों ने पढ़ा है ना, पावर एवरेज बराबर औसत बराबर आई रमेश भी रमेश कॉस फाइव, इसी भी को ही इसको वर्चुअल बोलते हैं, यानी औसत अति आभासी, ठीक है। भाई लिख लेना ना बिना डॉट वाला, डॉट क्रॉस डॉट किसके साथ लगता है, वेक्टर क्वांटिटी के साथ, करंट वेक्टर है, लिखा गया गलती से, 4 बार बोल चुके, गलती हो गया, गलती हो गया, अभी अच्छी करके मानेगा, ठीक है। पीक वैल्यू कितना है बुआ, 220, तो अब कह रहा है क्या निकालने के लिए, शिखर मान नहीं, पीक वैल्यू इन 220 वोल्ट में पीक कितना है ना। तो यहाँ पे कह रहा है एनसीईआरटी का सवाल है, 220 वोल्ट का एसी स्रोत में शिखर वोल्ट कितना होगा, तो आपको पता होगा आई रमेश बराबर कितना होता है, आई नॉट √2, तो आई नॉट का मान, अच्छा भी वाला है ना, अच्छा कोई बात नहीं, तो भी, तो बताइए भी नॉट का मान कितना होगा, तो भी रमेश गुने √2, भी रमेश के मान 220, और √2 का मान 1.4 होता है, तो 14 को मतलब 1.4 को मल्टीप्लाई, या 14 को मल्टीप्लाई करोगे 22 से 0 हट जाएगा, तो इसको कितना आ जाएगा बुआ, 311 वोल्ट,
ठीक है, थोड़ा फेमस वाला है। नेक्स्ट 9वां में कहता है एक समीकरण हमको दिया हुआ है ना, कह रहा है आवृत्ति निकालिए। क्या निकालिए वो धारा की? तो आपको तो पता है कि फॉर्मूला होता है I बराबर आई नॉट, तो ओमेगा की जगह कितना है 100 पाई, तो ओमेगा की जगह कितना हो जाएगा 100 पाई। आवृत्ति कह रहा है, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई गुने फ्रीक्वेंसी, पाई से पाई 2 से कर देगा तो फ्रीक्वेंसी बराबर, ठीक है। नेक्स्ट पीक वोल्टेज ऑफ एसी 440 वोल्ट, ठीक है। अगर पीक वैल्यू कितना है बुआ 440 है, तो आरएमएस कितना होगा? तो पीक मतलब यहाँ पे शिखर मान 400, तो आपको पता है ना आई रमेश बराबर कितना होता है आई नॉट बट्टे √2, तो मतलब 440 बट्टे √2, तो उसको काटिएगा तो आपको पता है 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं 220 गुने 2 अब बट्टा √2, ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस ऑब्जेक्टिव अच्छा खासा। अब बताइए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यानी विद्युत लेपन में किसका इस्तेमाल होता है बुआ? डीसी का, क्योंकि एसी का होगा तो मालूम चलेगा इलेक्ट्रॉन को चढ़ा दिया फिर वापस लेकर भाग गया, तो उसको तो स्टेबल करना है ना, तो किसको लेके चलेगा वो दृष्टिकोण। इसमें से बताइए तो कौन सा रिलेशन सही है? तो आई नॉट बराबर क्या होगा √2 आरएमएस, आरएमएस बराबर होता है आई नॉट बट्टे √2, तो आई नॉट बराबर क्या होगा √2 गुने आरएमएस, नहीं होता है क्या ये अभी बताया ना आरएमएस का फॉर्मूला आई नॉट बट्टे √2, तो आई नॉट बराबर क्या होगा √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है 12 हो गया है ना 12 13, हाँ। कहता है इन एसी सर्किट वायर हॉट वायर मेजर, फिर से बोलता हूँ एसी परिपथ में हॉट वायर किसको मापता है बोला तो आरएमएस को, है ना। चलो उसके बाद इम्पीडेंस निकालना है यानी एल आर का प्रतिबाधा, तो आपको पता है ना रूट तो पहली बात होना ही चाहिए, तो रूट हो गया, और दोनों पर स्क्वायर होना चाहिए, इसमें रूट नहीं है, याद है इम्पीडेंस पढ़ाए थे जेड बराबर, नहीं पढ़ाए थे, तो इस वाले में ये तो नहीं होगा, इसमें रूटे नहीं है, इसमें रूट है तो स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर रूट भी है और स्क्वायर भी, याद है पढ़ाए थे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ डी, ये बहुत फेमस है बार बार पूछता है। और इसका तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा आई आर एम एस बराबर √2 को 1/√2 को भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 0.707, तो सीधे कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा चोक कॉइल क्या होता है बुआ? तो एक तरह का इंडक्टर होता है, नहीं पता? तो चोक कॉइल जो कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करने वाला कौन है बुआ इसका? इंडक्टर, कौन है बुआ? इंडक्टर। नेक्स्ट इस ऑब्जेक्टिव एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब है। रेजोनेंस के लिए शर्त आपको पढ़ाए थे ना, याद है? अनुनाद के लिए कि एक्सेल को बराबर होना पड़ेगा किसके? एक्सी के, तो आपको तो पता है कि ओमेगा एल बराबर था 1/ओमेगा सी, तो बताइए यहाँ पर ओमेगा एल बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा सी, था ना यही यही कंडीशन, ठीक है, नोट कर लीजिए रेजोनेंस का कंडीशन था। अगला में कहता है फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज किस में? इंडक्टर में, मतलब कि एसी में प्रेरक में, तो प्रेरक में पता है 90 डिग्री होता है, प्रेरक में भी 90 होता है, और कैपेसिटर में भी क्या होता है 90, खाली रसिस्टर में कितना होता है 0, पढ़ा चुके हम लोग। अच्छा फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड किस में? रसिस्टर में, फिर वापस आ गया, मतलब प्रतिरोध में कितना डिग्री होता है बुआ? 0, 3 गो होता है ना एल सी आर, तो आर में 0 बाकी दो में क्या था 90। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरक प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है? तो एक्सेल बराबर पढ़ाए थे ना, था आगे। अच्छा देखो रिएक्टेंस यानी प्रतिघात, है तो प्रतिरोध है ना, तो उसका सीधे क्या होगा ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला याद कीजिए, याद है? इसका बट्टा में था, ठीक है। अच्छा कैपेसिटिव रिएक्टेंस रे कि कुछ भी हो, धार दिया प्रतिघात कुछ भी हो, लेकिन है तो वो प्रतिरोध है ना।
सांप को तुम कितना दूध पिला देगा तो जहर न रहेगा, ठीक है ना। तो कुछ भी कर लो, रहेगा तो जहर ही। आगे अब 24 में कोई पूछेगा एलसीआर में प्रतिबाधा का मान कौन होता है, यहाँ सिंपल दिखाई दे रहा है, नहीं होगा, ये तो सिंपल सिंपल लिखा हुआ है, इतना फेमस है ये। और एल आर फिर से आ गया, ठीक है। अच्छा, अब रेजोनेंस कंडीशन एलसीआर में फेज डिफरेंस करंट, और ये देखो रेजोनेंस में क्या को भाई रहता है, 3 गो। आप बताइए एलसीआर प्रत्यावर्ती में कितना भाई, 3। कौन कौन, लेकिन 2 गो कट मार के मर जाता है। कौन कट मर जाता है, एलसी। बच कौन जाता है, खाली आर। तो आर का कितना था, 0। तो इसका भी कितना होगा, 0। सिंपल सी बात है, ठीक है। 3 गो भाई था एलसीआर में, तो एलसीआर में क्या गो भाई था, 3। लेकिन रेजोनेंस में कौन कट मर जाता है, एल और सी आपस में 0 हो जाता है कट मर के, तो बच कौन जाएगा। और आर का कितना होता है, तो जो एक भाई का था वही इसकी पूरी संपत्ति हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा बुआ, 0। ठीक है। अब इससे जी क्या समझा आप, आगे बढ़िए। ये फिर से आ गया, एलसीआर का परिपथ क्या है, यही वाला, अभी तो बताए थे ना कि यही स्टेट होगा। फ्रीक्वेंसी पढ़ाए थे एलसीआर का, ना पढ़ाए थे, 1/√2। ये तो सीधे सीधे लिखा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी। फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ, तो बताइए पावर फैक्टर मतलब शक्ति गुणांक का फॉर्मूला इसमें से कौन है, याद आया। कॉस फाई बराबर नहीं पढ़ाए थे, कॉस फाई फॉर्मूला तो पढ़ाए किए थे, पी ट्रू बट्टा पी वर्चुअल नहीं पढ़ाए थे ये सब। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कॉस फाई। अच्छा, एलसीआर में पावर फैक्टर कितना होता है, तो याद कीजिए, आर ऊपर, आर ऊपर है, जेड कहाँ नीचे, तो बताइए आर ऊपर है, सीधा सीधा जो लिखवा है वही आ रहा है, ठीक है ना। और ऊपर बोले हैं ना, देखिए तो कॉस फाई बराबर क्या बोले हैं, ट्रू पावर ऊपर और वर्चुअल पावर नीचे, है ना। तो आप बताइए यहाँ पे ट्रू ऊपर है और वर्चुअल मतलब अपेरेंट, अपेरेंट वर्चुअल इंग्लिश में सब सेम ही होता है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक लगा लीजिएगा। 31 का कौन सा हो जाएगा, 32। एलसीआर में कै गो भाई, 3। कौन कौन, सी धारिता कहता है कि हम ऊर्जा जमा कर लेंगे विद्युतीय के रूप में, एल कहता है हम चुंबकीय के रूप में, आर कहता है हम जमा हुआ करने वाले, हम खाली खर्चा करने वाले, हमारा तो ऐसा कोई मतलब। तो आप बताइए ऊर्जा का क्षय का मेन कारण कौन होगा बुआ, प्रतिरोध। बाकी दोनों जमा कर लेता है, एगो चुंबकीय में एगो विद्युतीय में, लेकिन खाली आर जो है वो क्या करता है, हीट के रूप में क्या करता है, वो उड़ा देता है, ठीक है। अच्छा, चोक क्वाइल किस पे काम करता है बुआ, एसीए में लगा रहता है चोक क्वाइल, डीसी वाला में चोक क्वाइल लगा रहता है क्या, है ना। धारा को नियंत्रित किसमें हो, धारा का नियंत्रण किसमें करना है हमको, एसी में करना है, डीसी में क्या नियंत्रण करना है हमको। अगला, इंडक्टर में पावर लॉस कितना होता है बुआ, बता चुके हैं कारण, क्यों कारण शून्य होता है बोलिए तो, क्योंकि पावर लॉस में कॉस आता है, पावर लॉस में क्या आता है, और आपको पता है ना इसका फेज 90 है और कॉस 90 का मान 0, तो इसीलिए क्या हो जाएगा बुआ, 0। क्योंकि ये पावर लॉस करता कहाँ है, जो देता है वो जमा कर लेता है, तो लॉस कहाँ किया, तुमको हम 1 लाख रुपया दिए, तुम सोना खरीद लिया, तो लॉस कहाँ हुआ मेरा, तुमने जमा कर लिया उस पैसा को, ठीक है। अब बताओ पावर लॉस कैपेसिटर में भी कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसका भी 90 होता है और cos 90 भी क्या हो गया, 0। और तुम जो पावर दिए उस पावर जो कैपेसिटर यानी जो धारिता है वो क्या किया, जमा कर लिया ना विद्युतीय के रूप में, किसके रूप में, तो क्या खर्चा किया क्या वो, तो पैसा दिए तो पैसा वो जमा ना कर लिया अपने विद्युतीय के रूप में कि भाई अभी जैसे बैटरी है, बैटरी को तुमने अपना एनर्जी दिया, तो यहाँ से लाइट तुम्हारा बिजली भी उठ गया, तो बिजली वहां जाके जमा है ना, जब कट जाएगा तो उसका इस्तेमाल करो, तो वो खर्चा किया कि जमा किया, तो खर्चा कितना हुआ, 0। अच्छा, पावर फैक्टर किसका, चोक कॉइल इंडक्टर है, चोक कॉइल का है, इंडक्टर मतलब प्रेरक, और प्रेरक का पावर 0 ना होगा, पेवर का पावर 0, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 0, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, प्योर ऑब्जेक्टिव सब है सब। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक, कंडेंसर इसका भी वही हाल है, लिखवा
शक्ति गुणांक का तो पूरा लिखवाए है ना, एल के लिए, सी के लिए, आर के लिए, जाके देखिए पूरा लिखा हुआ है। इसका भी क्या था बुआ? नहीं, एंगल में पूछ रहा है, तो एंगल में 90 डिग्री, और अगर वैल्यू में पूछेगा तो 0। वैल्यू में पूछेगा तो अगर ये डिग्री लगा देता तो फिर वो वाला सही होता। 90 होता है ना उसका, cos 90 का मान क्या होता है? 0। अच्छा नेक्स्ट, एलसी सर्किट में एसी सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? दोलन। याद आया? डोलते रहता है, कभी एल से सी में जाता है, कभी सी से। विद्युतीय ऊर्जा चुंबकीय में, चुंबकीय ऊर्जा विद्युतीय में, उसी को दोलन कहते हैं, डोलना, है ना। मन बहुत थोड़ा छने छने बदल रहा लोग, उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब एलसीआर का पावर फैक्टर क्या होता है? तो यानी आर बट्टे जेड। नहीं पढ़ाए थे आप लोगों को? आर बट्टे जेड, आईसी जेड का मान रख करके ऊपर ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ था, ठीक है। अब बताओ, वह यंत्र जो मैकेनिकल एनर्जी को बदल दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को बदल दे विद्युतीय ऊर्जा में, उसे क्या बोलेंगे हम लोग बउआ? याद आया? जनरेटर। अच्छा, अगला, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो जो फॉलोइंग करता है, कौन सा बात वो सही कहता है? ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा बात सही है? एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है, डीसी की वोल्टेज बढ़ाता घटाता है, डीसी का। मार क्या जाना ऑब्जेक्टिव में, बोलना मास्टर गलत पढ़ाया था, पकड़ सा लेके। ठीक है, एसी का वोल्टेज घटाता बढ़ाता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला। अभी अभी एगो टीचर जो है वो क्लास कर रहा था, लाइव क्लास कल, ठीक है। तो उन पे मात्र 10-15 बच्चा देख रहा था। तो बोले कि सर इतना मेहनत करते हैं लेकिन कोई बच्चा कोई नहीं देखेगा। अभी आप ढोलक लेके बैठ जाइए यहाँ पर, खाली एक दो गाना गा दीजिए, वाह, उस पर कम से कम 50 को लेकर देखने बैठेगा, है ना। हाँ, 500 कि क्या अथी कर रहा है। आप नाली में गिरिए, 50-500 लोग देखने लाइव में रहेगा, है ना। लेकिन हाँ, नहीं नहीं, ऐसे भी जानबूझ के अगर पानी में बैठ करके गुपचुप खाए तो उसके 500 लोग देखेगा। लेकिन आपके एजुकेशन को यहाँ पर कुछ भी महत्व, तो ऐसे लोग बाद में उठ करके और बोलेंगे कि इंडिया में बेरोजगारी है, एजुकेशन अच्छी ये नहीं है, वो नहीं। जब पढ़ने का आप सोचिए ना, हमारे अभी यहाँ पर इंडिया में क्या हो रहा है, विदेश में तो खैर अभी स्थिति बहुत अच्छी है, इंडिया में क्या हो रहा है खासकर, लोगों ने अपने जो जेनजी लोग सब, जो नया नया लोग सब है, वो इतना गंदा तरीका अपना लिया है कि फेमस होने के लिए कोई पढ़ाई लिखाई भी सितार में खासकर चल रहा है, ये पढ़ाई लिखाई से दूर भाग रहा है, और सब कोई ब्लॉग बना रहे हैं। कब तक ही चलेगा तुम्हारा? 5 साल, 6 साल, 7 साल कहिएगा। और वो जम गया तब कितना परसेंटेज निकालिए ना, क्या परसेंट है, और बाकी को उसके पीछे जो बर्बाद हो रहा है वो सब क्या। अभी एगो पटना से एगो लड़का था, वो गया था एलन में तैयारी करने, तो एलन में तैयारी नहीं किया, अरे होता ब्लॉग व्लॉग एलन का फैमिली बना लेना, एलन फैमिली ये सब कर लिया। अब जब कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अब जाकर के फिर से पढ़ाई करना। तुम्हारा जब पढ़ाई करने का टाइम था तब तुम ये कर रहे थे, ये तो बाद में भी हो सकता है ना, कि एजुकेशन कंप्लीट कर लो फिर तुम करो। जब तुमको उसको बिजनेस ही बनाना है तो एजुकेशन के बाद कंप्लीट करते रहो, ठीक है। लेकिन ग्लैमर की दुनिया जिसको नहीं बोलते, एक बार घुस गया तो घुस गया, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, तो वही वाली अभी एजुकेशन के लिए आप बोलिए है किसी बच्चा को, तो 2 घंटा वो रील से स्क्रॉल कर देगा, लेकिन वो 20 मिनट का वीडियो आपको नहीं देख सकता है, क्योंकि उसका माइंड ही गरीब वाला है। और वही बच्चा बाद में आके बोलेगा जॉब नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है। जब समय था तब तो तुम गर्दा उड़ा रहा था, ठीक है। हाँ, तो खैर जाने दीजिए बच्चे लोग। अभी आते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, सुने, स्टेप डाउन है, मेरी बात सुनना। डाउन मतलब वोल्टेज को गिरा देना, वोल्टेज को गिरा देना। तो वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, वो इंक्रीज क्या करेगा? तो सुनो, वोल्टेज डिक्रीज करेगा लेकिन करेंट इंक्रीज करेगा, उल्टा काम करेगा, समझ लीजिएगा इसमें। अगर वोल्टेज कमेगा तो करंट बढ़ेगा, तो वोल्टेज इसमें कम रहा तो करंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट N1 है और क्या है बुआ? N2, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो स्टेप डाउन में कौन करेगा? स्टेप डाउन, थोड़ा हिंदी अपाची अपाची में नहीं आता, थोड़ा स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन में कमाना है, तो कमाना है तो प्राइमरी ज्यादा होना चाहिए, सेकेंडरी कम। तो सेकेंडरी कम किसमें है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ये सब प्योर, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव एकदम करो ना बेहतरीन तरीके से, जा खत्म हो गया बस।
तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? इतना ऑब्जेक्टिव कर सकते हो तुम लोग, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी। अब आइए सब्जेक्टिव में। हाँ, आप बताइए, पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। तो क्या इसको आप लिख लीजिएगा आप लोग, प्रतिघात किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा यानी रिएक्टेंस क्या है। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी धारितीय प्रतिघात, हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? अच्छा, और आवृत्ति में फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ओमेगा बराबर नहीं पढ़ाए हुए? हाँ, 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा बराबर 2 पाई गुने फ्रीक्वेंसी, हो गया। अच्छा, अब कह रहा है रिलेशनशिप लिखिए किसमें, शिखर में और मध्य, तो वही फॉर्मूला लिखना है, IRMS बराबर I0/√2। अच्छा, अब प्रेरक प्रतिरोध से क्या समझते हैं, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, हो जाएगा? अच्छा, पावर फैक्टर से क्या समझते हैं, ये तो फॉर्मूला में बहुत बार आया था। उसके बाद ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर रेशियो किसे कहते हैं, अनुपात नहीं पढ़ाए थे, सेकेंडरी का बट्टा प्राइमरी का, ठीक है। उसके बाद इम्पीडेंस यानी प्रतिघात किसे कहते हैं, हो जाएगा? जेड का। शक्ति गुणांक का अनुपात लिख दो ना, अनुपात में नहीं था, ट्रू पावर। शक्ति गुणांक का कोई फॉर्मूला पूछेगा तो देख लीजिएगा, यहाँ से पावर है, एवरेज पावर है, एवरेज पावर को ट्रू कहते हैं। और यहाँ पर क्या था, पी औसत यानी आरएमएस, और क्या था, कॉस फाई। तो कोई पूछेगा कॉस फाई बराबर क्या होगा, तो आप सिंपल लिख सकते हैं पी ट्रू बट्टा पी आरएमएस। तो इसका क्या बनेगा, यह अनुपात होता है, ट्रू यानी सत्य पावर का या औसत पावर का, अब बट्टा कौन से, आरएमएस पावर का। इसी अनुपात को क्या बोलते हैं बुआ, कॉस फाई, मतलब शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो यही तो खाली अनुपात लिख देना इसका। ठीक है, और आगे आप बताइए, क्या ये 5 नंबरी में प्रूफ हो जाएगा, आरएमएस हो जाएगा? अच्छा, दूसरा में देखिए शक्ति, पढ़ा थे ना, पी 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 इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, प्रूफ किए हुए ये वाला। ठीक है, उसके बाद एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ हो जाएगा? अच्छा, गुणांक क्यों की परिभाषा हो गया। ट्रांसफार्मर क्या है, उसका वर्किंग कंडीशन। तो हमारा 7वां चैप्टर खत्म हो गया। अब इतना काम आप लोग करके ला सकते हो, तो इतना का परिभाषा रट के आइएगा और इतना बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और कल से क्या चालू करेंगे बउआ, चैप्टर नंबर 8, क्या नाम है उसका, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है बच्चे लोग, चलिए भगवान का नाम लीजिए।